छात्र मित्रों, मैं श्री एम.बी. पाटिल सर, शिवाजी विद्यालय महागाव, तहसील गडिंग्लज, जिला कोल्हापुर। आज मैं इस वीडियो के अंतर्गत हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में रखी गई 11वीं कविता, जिसका नाम बच्चों आप जानते हैं समता की ओर, प्रसिद्ध छायावादी कवि मुकुटधर पांडे जी ने लिखी हुई इस कविता का अध्ययन पिछले कुछ वीडियो के अंतर्गत हम कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मुकुटधर पांडे जी ने लिखे हुई इस कविता में जो अर्थात चरण है, उन चरणों में से 6 नंबर का चरण, 7 नंबर का चरण और 8 नंबर के चरणों का अध्ययन, अर्थात इन पंक्तियों का अध्ययन हम इस वीडियो के अंतर्गत कर रहे हैं। तो चलो बच्चों, पिछले कुछ वीडियो में आपने पहले 5 चरण देखे होंगे, उनका सरल अर्थ समझने का प्रयास किया होगा। आज हम इस कविता में 6 नंबर के चरण में मुकुटधर जी अर्थात शिशिर की ठंडक का वर्णन और उस ठंडक के जीव जंतुओं पर, पृथ्वी के अनेक घटकों पर, प्राकृतिक घटकों पर क्या असर पड़ते हैं उसका चित्रण कर रहे हैं। उसका वर्णन हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो बच्चों, अपनी क्रमिक पुस्तक, पाठ्य पुस्तक सामने रखिए और मेरे साथ इस कविता का अध्ययन करने का प्रयास कीजिए। 6 नंबर का चरण मुकुटधर जी इस प्रकार लिख रहे हैं। धनियों को है मौजरात दिन, धनियों को है मौजरात दिन, है उनके पौबारे, है उनके पौबारे, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े, शिशिर दुख सारे। तो इसमें कुछ नए शब्द बच्चों हम पढ़ेंगे। कवि कह रहे हैं कि यहाँ मत्थे एक शब्द आया है, मत्थे, दीन दरिद्रों के मत्थे, मत्थे यानी माथे, यानी नसीब में, ऐसा उसका सरल अर्थ है, नसीब में। पौबारह होना, यह मुहावरा है बच्चों इस चरण में, पौबारह होना, इसका अर्थ है लाभ का अवसर मिलना, लाभ का अवसर मिलना, ये इसका सरल अर्थ है। आप इसका वाक्य में प्रयोग भी बाद में कर सकते हैं। पौबारह होना, लाभ का या फायदे का अवसर मिलना। बदन यानी शरीर, बदन यानी शरीर, ऐसा इसका अर्थ है। तो बच्चों, हम देखेंगे कवि क्या कहना चाहते इस चरण के अंतर्गत। पहले समझ लीजिए कि शिशिर ऋतु में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, ठंडक पड़ती है, और इस ठंडक में कवि कहना चाहते हैं कि गरीब वर्ग पर और इस ठंडक का अमीर धनिक वर्ग पर क्या असर होता है। सृष्टि के अनेक अनेक घटकों पर ठंडक का, शिशिर की ठंडक का अलग अलग प्रकार से असर होता है। कवि यहां समझाना चाहता है कि ये शिशिर की ठंडक अमीरों के लिए किस प्रकार सिद्ध होती है और गरीबों के लिए किस प्रकार ये सिद्ध होती है, इसका वर्णन इस चरण में मुकुटधर जी करे। कहते हैं कि शिशिर में जो कड़ाके की सर्दी पड़ती है, ठंडक पड़ती है, उस ठंडक, वह ठंडक अमीरों के लिए बड़ी ही लाभदायक सिद्ध होती है। अमीर उसका लुत्फ उठाते हैं, अमीर उसका मजा उठाते हैं। अमीरों पर उस ठंडक का कोई अधिक असर दिखाई नहीं देता, उल्टा अमीर लोग उन्हीं कपड़े पहनकर ऐसे ठंडक का मजा उठाते हैं। ठंडक में घूमना फिरना, भटक कर आना, मौज लेना, प्रकृति की इस घटना का, शिशिर की इस ठंडक का वे आनंद उठाते हैं, क्योंकि उनके पास ठंडक से बचने के लिए ऊनी कपड़े वगैरह होते हैं। अर्थात उनके लिए ये शिशिर की ठंडक पौबारह है, अर्थात उनके लिए लाभ का अवसर है। वे इस ठंडक का अलग अलग प्रकार से लाभ उठाते हैं और वे कहते हैं कि दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़ते शिशिर दुख सारे। शिशिर की ये जो ठंडक है, वह ठंडक उल्टा गरीबों के लिए, दरिद्री लोगों के लिए बड़ी ही कष्टदायक, पीड़ादायक होती है, क्योंकि उनके पास इस ठंड से सुरक्षा करने के लिए ऐसे खास, ऐसे अच्छे घर हो या ऊनी कपड़े हो होते नहीं है।
सुबह जल्दी उठकर किसान वर्ग जैसे गरीब वर्ग हो, मजदूर हो, उनको सुबह की ठंडी में उठकर अपने अपने काम करने के लिए जाना ही पड़ता है। गन्ने की कटाई करने वाले मजदूर हो, उनको ठंडक में ही उस गन्ने की कटाई का काम, मजदूरों को अपना अपना काम, किसानों को अपना अपना काम करना पड़ता है। और उल्टा उनके पास उस ठंड से बचाव करने के लिए ऊनी कपड़े वगैरह नहीं होते, और इसलिए उनको इस शिशिर की, कड़ाके की सर्दी का सामना करते करते अपने अपने काम करने पड़ते हैं। अर्थात गरीबों के लिए ये कष्ट, ये ये ठंड बड़ी ही कष्टदायक होती है, दुखदायक, पीड़ादायक होती है, क्योंकि उनके ही माथे, अर्थात गरीबों के ही माथे सारे कष्ट लिखे होते हैं, और ऊपर से उनको ठंडक का भी सामना करना पड़ता है। उल्टा गरीबों, अमीरों के लिए ये ठंडक बड़े ही लाभ का अवसर देती है, क्योंकि उनके पास ठंड से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऊनी कपड़े होते हैं, और ऊनी कपड़ों का उपयोग करके वे ठंडक का लुत्फ उठाते हैं, ठंडक का मजा उठाते हैं। शिशिर ऋतु में जो बर्फवृष्टि होती है, सर्दी गिरती है, उस सर्द का अपने अपने प्रकार से, अपने अपने ढंग से आनंद उठाते हैं। तो देखो, ऐसा इसका सरल अर्थ है कि अमीरों के लिए शिशिर में पड़ने वाली ठंडक बड़ी ही लाभदायक सिद्ध होती है, क्योंकि उनको बचाव के लिए ऊनी कपड़े होते हैं, और वे अच्छे घर होते हैं, और वे उस सर्द का आनंद उठाते हैं। उल्टा गरीबों के पास ठंड से सुरक्षा के लिए कोई ऊनी कपड़े वैसे होते नहीं, अच्छे मकान नहीं होते। उल्टा ठंडक में उस ठंडक का सामना करते करते उनको अपने सुबह के, अर्थात प्रतिदिन जो रोजमर्रे के काम करने ही पड़ते हैं। ठंड उन गरीबों के लिए बड़ी ही पीड़ादायक, कष्टदायक होती है। इस प्रकार इस पंक्तियों का सरल अर्थ है। अगला चरण कविता का इस प्रकार से है। बच्चों, हम अगले चरण की ओर आगे बढ़ते हैं। वे खाते हैं हलवा पूड़ी, वे खाते हैं हलवा पूड़ी, दूध मलाई ताजी, दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। तो इन पंक्तियों में भी कवि सर्दी का, शिशिर की सर्दी का, शिशिर की ठंडक का अमीरों पर क्या असर पड़ता है, गरीब वर्ग पर क्या असर पड़ता है, इसका ही चित्रण इन चरणों में भी कवि कर रहे हैं। तो यहाँ देखो बच्चों की हलवा पूड़ी, हलवा पूड़ी एक खाने का ऐसा पदार्थ है जिसमें स्निग्ध घटक बहुत से होते हैं, जिसके कारण शरीर को उष्मा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और यह हलवा पूड़ी ठंड के दिनों में खाना शरीर के लिए लाभदायक होता है। यहाँ वीडियो के अंतर्गत आप हलवा पूड़ी का चित्र देख सकते हैं। कई बार आपने ये खाई होगी, आपके नसीब में भी मिली होगी। दूध मलाई ताजी, दूध को गर्म करने के बाद मलाई तैयार होती है। अब यहाँ मलाई का भी चित्र देख सकते हैं, और ये मलाई में भी बहुत सारे स्निग्ध घटक होते हैं जो ठंडक के दिनों में शरीर के लिए बड़े उपयुक्त होते हैं। आगे एक शब्द आया है सूखी रोटी। सूखी रोटी अर्थात जो रोटी बहुत पहले बनाई गई है, सूख गई है, बासी बन गई है, ऐसी सूखी रोटी यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं। और भाजी तो आप जानते हैं, सब्जी यानी भाजी। तो कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु में जब ठंडक पड़ने लगती है तो उस ठंडक का असर मानव जीवन पर होता है। ऐसे ठंडक के दिनों में शरीर के लिए स्निग्ध घटकों का सेवन करना जरूरी होता है, और इसलिए जो धनवान लोग हैं, अमीर लोग हैं, उस ठंडक से बचने के लिए ऐसे ठंडक के दिनों में हलवा पूड़ी खाना पसंद करते हैं। दूध की ताजी ताजी मलाई खाते हैं। दूध की मलाई और हलवा पूड़ी खाने से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, स्निग्ध घटक प्राप्त होते हैं, और उन पर उस ठंडक का बुरा असर उनके शरीर पर, अमीरों के शरीर पर नहीं होता। इसके बराबर विरुद्ध, विपरीत गरीब परिवार जो होते हैं, दरिद्री परिवार जो होते हैं, उनके पास खाने के लिए ऐसे स्वादिष्ट और स्निग्ध घटकों का अस्तित्व होने वाले पदार्थ नहीं होते, व्यंजन नहीं होते। गरीबों को तो खाने के लिए सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती, क्योंकि उनकी आर्थिक दशा इतनी कमजोर होती है कि उनको ऐसी सूखी रोटी भी खाने के लिए नसीब नहीं होती।
उनको खाने के लिए ऐसी विशिष्ट प्रकार की सब्जी भी नसीब नहीं होती, भाजी भी उनको रोटी के संग खाने के लिए नहीं मिलती। बेचारों को, गरीब परिवार वाले लोगों को ऐसे में उपवास रखने पड़ते हैं, उनको खाली पेट पानी पीकर ही सोना पड़ता है। अर्थात शिशिर की ठंडक में गरीबों की जिंदगी और भी ज्यादा कष्टदायक सिद्ध होती है। उनको ठंडक का और भी बहुत अधिक तकलीफ या कष्ट गरीबों को सहना पड़ता है। इस प्रकार यहाँ गरीब वर्ग और धनिक वर्ग पर सर्दी का क्या असर होता है शिशिर की, इसका वर्णन कवि ने किया है। अगला चरण कवि इस प्रकार से लिखते हैं, वे ऐसा उन चरणों में शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे सुख के रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। तो यहाँ शब्द बच्चों रंगीन कीमती का अर्थ है मूल्यवान, जिसकी बहुत अधिक बाजार में कीमत है, ऐसे मूल्यवान, कीमती यानी मूल्यवान। दुशाले अर्थात शॉल, ऊनी कपड़ा है, यह चादर की तरह शरीर पर ओढ़ा जाता है। तो दुशाले यानी ऊनी वस्त्र जो ठंडक में लोग अपने शरीर पर ओढ़ लेते हैं। तो शाल यानी दुशाले, दोनों का अर्थ ही की है ऊनी वस्त्र जो ठंडक में हम चादर की तरह अपने शरीर पर ओढ़ लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ कहा गया है कि कंपित यानी कांपते हुए, और बदन का अर्थ है शरीर, और पाले यानी बर्फ या हिम के बारीक कण, हिमकण, ऐसा पाले शब्द का अर्थ है। कवि कह रहे हैं कि शिशिर में जो ठंडक पड़ती है उसका धनी वर्ग और गरीब वर्ग पर क्या असर पड़ता है। कवि कहते हैं कि जब शिशिर में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, ठंडक पड़ती है, तो उस ठंडक से बचाव करने के लिए धनिक वर्ग के लोग, अमीर परिवार के लोग कीमती और मूल्यवान ऐसे शाल दुशाले शरीर पर ओढ़ लेते हैं, ऊनी वस्त्र ओढ़ लेते हैं, शाल दुशाले ओढ़ लेते हैं और उस ठंडक से अपनी शरीर की सुरक्षा करते हैं। लेकिन ऐसे मूल्यवान ऐसे शाल दुशाले गरीब परिवारों के लोगों के पास होते नहीं हैं। इतना ही नहीं, उनके शरीर पर अर्थात तन ढकने के लिए पूरे के पूरे कपड़े भी नहीं होते, और ऐसे अधूरे फटे कपड़ों में गरीब परिवार के लोग जिंदगी जी रहे होते हैं, अपना कामकाज कर रहे होते हैं, और ऊपर से सर्दी शुरू हो जाती है शिशिर की, और सर्दी में ऐसे शिशिर की ठंडक में कभी कभी पाले पड़ते हैं। उनको ऐसे पालों का, हिमकणों का गरीब परिवार के लोगों को सामना करना पड़ता है, और उनका बदन कांपने लगता है उस हिमकणों के कारण, क्योंकि उनका बदन ढका नहीं है उन्हीं कपड़ों से। सीधे साधे फटे पुराने कपड़े पहनते हैं वे, और ऐसे फटे पुराने कपड़ों में ही उनको गरीब परिवार के लोगों को काम करना पड़ता है, और हिमकणों का सामना, पालों का सामना उनको करना पड़ता है, और इसलिए अपने कंपित बदन से वे अपना नित्य रोजमर्रा का काम गरीब परिवार के लोग करते हैं। उनको इस शिशिर की ठंडक का बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। उल्टा बहुत ही मौज मजा धनिक परिवार के लोग शिशिर की ठंडक का उठा सकते हैं, क्योंकि उनको ओढ़ने के लिए ऊनी वस्त्र, शिशिर ऋतु में पड़ने वाली ठंडक का सामना करने के लिए ऊनी वस्त्र अमीर परिवार के लोगों के पास होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ कवि मुकुटधर जी ने धनी वर्ग और गरीब वर्ग पर शिशिर की ठंडक का क्या असर होता है इसका चित्रण अपने तरीके से किया है। तो आपको परीक्षा में अंतर भी इनमें से पूछा जाता है कि ठंडक का, शिशिर की ठंडक का गरीब वर्ग पर होने वाला असर और अमीर वर्ग पर होने वाला असर क्या है, आपने इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ा है। आप बाद में उसकी टिप्पणियां बनाइए, तो आपको इन पंक्तियों के सरल अर्थ जरूर समझ में आए होंगे। अगले चरणों के अर्थ हम आने वाले वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तब तक के लिए आपका दिन बच्चों मंगलमय हो, शुभ हो। धन्यवाद।